इसे पूर्ण किसने किया? जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने इसे पूर्ण किया था। ये कल अपनी बात हो गई थी। ये शरणागतता के लिए जाना जाता है। ये शरण स्थली रहा है 3 की, अपन ने ये बात हुई भाई। पहले तो इसमें शाहजहां को शरण दी थी किसने? करण सिंह ने, जहांगीर के विरुद्ध। दूसरा, जब निम्मत छावनी में विद्रोह हुआ तब शरण किसने ली? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों को शरण किस राजा ने दी? मेवाड़ के राजा कौन था? स्वरूप सिंह था। और सज्जन सिंह के समय कौन आता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए इसके बाद एक है जग मंदिर के बाद में एक है जग निवास जग निवास महल। ठीक है। और ये जग निवास जो महल है ना, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी किस झील में है? पिछोला झील में। ठीक है। तो ये भी कहाँ है? पिछोला झील में। और इसका निर्माण की यदि बात करें कि इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, इसका निर्माण कौन करवाता है? तो ये ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण कराता है जगत सिंह द्वितीय। पहला जगत सिंह प्रथम है, और यहाँ पे जग मंदिर जगत सिंह प्रथम, और जगत निवास महल कौन है? तो जगत सिंह द्वितीय है। ठीक है। तो जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में ये आरटीडीसी जो है, राजस्थान टूरिस्ट कॉरपोरेशन जो डेवलपमेंट है, आरटीडीसी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसके द्वारा ये होटल लेक के रूप में संचालित है। जग मंदिर होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वर्तमान में किस रूप में संचालित है? होटल लेक पैलेस। होटल लेक, लेक का मतलब क्या हो गया? झील, और झील में क्या है? महल। तो होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है कौन सा? जग निवास महल। ठीक है। तो जग निवास महल ये भी कहाँ हो गया? उदयपुर में। किस झील के किनारे? तो पिछोला झील के किनारे। किस राजा ने बनवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। और वर्तमान में किस रूप में संचालित है? आरटीडीसी होटल लेक पैलेस। लिखे, लिखो। जल्दी करो तो आप। क्या कौन बोल रहा है? नहीं, किसी ने। ले लो, पी लो। अधूरी इच्छा मत रखा करो। ये इतनी बड़ी डिमांड भी नहीं है कि पूरी ना की जा सके। और मंगवा दे। एक प्रश्न कई बार पूछा गया, उदयपुर का मुकुटमणि, उदयपुर का मुकुटमणि या मानसून पैलेस, मानसून पैलेस किस महल को कहा जाता है? उदयपुर का मुकुटमणि या मानसून पैलेस किस महल को कहा जाता है? तो वह है सज्जनगढ़ महल। कौन सा है? सज्जनगढ़ महल। तो देखिए आगे अपनी बात होगी किसकी? सज्जनगढ़ महल। ठीक है। नाम से दिख रहा है कि किस राजा ने बनाया होगा? तो सज्जन सिंह ने। किसने बनवाया होगा? सज्जन सिंह ने। तो देखिए सज्जनगढ़ महल। ठीक है। और ये जो सज्जनगढ़ महल है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर। और उदयपुर में एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पे ये बना हुआ है। पहाड़ी का नाम है बांसदरा पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर बना है? बांसदरा पहाड़ी पर। और महल है, तो महल के आसपास रमणीक स्थान भी होगा। रमणीक स्थान होगा, तो रमणीक स्थान जैसे या तो कोई झील होगी या कोई बाग बगीचा होगा। भाई महल में राजा रानियां रहेंगे, तो यहाँ पे जो है ना कौन सी झील होगी? तो ये ध्यान रखेंगे कौन सी झील है? फतेह सागर झील की, फतेह सागर
झील है इसके पास में, फतेह सागर झील के पास। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ ये जो है ना सज्जनगढ़ महल या सज्जनगढ़ पैलेस बोल सकते हैं, महल को क्या बोलेंगे, पैलेस। तो ये महल कहाँ है, उदयपुर में। किस पहाड़ी पे है, बांसदरा पहाड़ी पर। ठीक है, और किस झील के किनारे है, फतेह सागर झील के किनारे। अब देखिए निर्माण राजा कौन होगा, तो निर्माण शासक कौन है, सज्जन सिंह। शासक कौन है, सज्जन सिंह। ये सज्जन सिंह वे शासक हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती को राज्याश्रय देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ में गए किस राजा के समय आए, सज्जन सिंह के समय। ठीक है, तो सज्जन सिंह निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसकी विशेषता ये ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है, इसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, एक तो इसे कहा जाता है मानसून पैलेस। इसे एक तो क्या कहा गया है, मानसून पैलेस। ठीक है, मानसून महल है ये, मानसून पैलेस, मानसून महल। ठीक है, दूसरा इसको क्या बोलेंगे, तो दूसरा इसको बोलते हैं उदयपुर के मुकुटमणि। उदयपुर के मुकुटमणि किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे मुकुटमणि कहा जाता है किसको, इस सज्जनगढ़ पैलेस को, सज्जनगढ़ महल को क्या कहा जाता है, उदयपुर के मुकुटमणि कहा जाता है। ठीक है, दो बातें ध्यान रखिए। मानसून पैलेस भाई ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे बना हुआ है, तो मानसून भाई मानसून ऊपर ही तो चलता है ज्यादा। जैसे राजस्थान में जो ना एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जिसको राजस्थान का क्या बोलते हैं, शिमला, राजस्थान का शिमला बोलते हैं। तो ये भी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो मानसून पैलेस है। और उदयपुर के मुकुट के समान है भाई, ऊपर है ना, ऊपर मुकुट होता है, तो उदयपुर का क्या है, मुकुटमणि, क्योंकि ये किस पर बना है, पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना है, तो बांसदरा पहाड़ी पर। ठीक है, लिखो। हाड़ी रानी का नाम सुना है, तो उसके नाम से भी महल बना हुआ है, हाड़ी रानी। आगे चले, अब देखिए इसके बाद एक रानी है जिसका नाम है हाड़ी रानी। हाड़ी रानी, और हाड़ी रानी के नाम से क्या है, हाड़ी रानी का महल, हाड़ी रानी का महल। ठीक है, इसका पति कोई राजा नहीं था, लेकिन ये तो रानी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हाड़ी रानी का महल ये है कहाँ पर, तो ये ध्यान रखेंगे, ये है सलूमबर में। ये कहाँ पर है, सलूमबर में। और सलूमबर में पुराने हिसाब से चले तो किस जिले में है, उदयपुर में। किस जिले में है, उदयपुर में। और नए हिसाब से चले तो नया जिला बन गया सलूमबर। सलूमबर उदयपुर से होकर अलग होकर क्या बना है, नया जिला। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये नए हिसाब से पूछे तो क्या है, सलूमबर नया जिला है। ठीक है, और वैसे देखें ना पुराने के हिसाब से, तो पुराना अगर देखें तो पुराना किस जिले में आएगा, उदयपुर में। पुराना किस में आएगा, उदयपुर में। ठीक है, और सलूमबर जो है ना मेवाड़ का एक ठिकाना था, मेवाड़ का ठिकाना था सलूमबर। सलूमबर का जो है ना राव जो था ना, वो कौन था, जिसने सैल कंवर से विवाह किया था। ठीक है, और जिसके ऊपर मेघराज मुकुल ने वो रचना लिखी ना, सेनानी कविता। ठीक है, किसको सिर काट कर सौंप दिया था, हाड़ी रानी ने किसको सौंपा था, पति का नाम क्या था, रतन सिंह चूड़ावत। ये घटना उस समय की है जब मेवाड़ में एक राजा था जिसका नाम था राज सिंह। मेवाड़ का एक राजा प्रतापी शासक था राज सिंह, और राज सिंह कालीन मुगल बादशाह था औरंगजेब। राज सिंह कालीन मुगल बादशाह कौन है, औरंगजेब। और औरंगजेब किशनगढ़ में विवाह करना चाहता है एक राजकुमारी जिसका नाम था चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे विवाह कौन करना चाहता था, औरंगजेब। और बीच में टांग अड़ा दी राज सिंह ने चाकर नहीं किया। राज सिंह को तो निमंत्रण भेजा गया था, प्रस्ताव भेजा था, किसने, चारुमती ने। चारुमती का जो पिता है ना, वो औरंगजेब से विवाह के लिए बाध्य, क्योंकि मुगल बादशाह है वो, तो उसने फरमान जारी कर दिया। और चारुमती जो है ना विवाह के लिए तैयार नहीं थी, तो उसने इसको पत्र लिखा राज सिंह को। और राज सिंह को यह पत्र लिखा कि यदि मेरा विवाह औरंगजेब के साथ हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और उस मृत्यु के लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो उसने सीधी सी चेतावनी दे दी। राज सिंह ने औरंगजेब की परवाह नहीं की, और औरंगजेब की परवाह न करते हुए जो है ना किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया। तो बाद में देखो औरंगजेब इस बात से चिढ़ गया।
चिढ़ गया तो औरंगजेब जो है ना वो आक्रमण के लिए आया, और आक्रमण के लिए आया ना तो मेवाड़ का महाराणा राज सिंह है, और मेवाड़ के अधीन क्या है, सलूम्बर। मेवाड़ के अधीन क्या था, सलूम्बर। और सलूम्बर का जो ठिकानेदार था ना उसका नाम क्या था, सलूम्बर के ठिकानेदार का नाम क्या है, तो इसका पति कौन है, अभी बात हुई ना रतन सिंह चूड़ावत, तो सलूम्बर के नाम कौन था, रतन सिंह चूड़ावत। इस रतन सिंह चूड़ावत को युद्ध का निमंत्रण मिला औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है। तो इसने नया नया विवाह किया था किसके साथ, सैल कंवर, सैल कंवर के साथ। तो ये जो हाड़ी रानी है ना, हाड़ी रानी की यदि बात करें ना, इस हाड़ी रानी का वास्तव में नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम की यदि बात करें तो नाम क्या था इसका, सहल कंवर, सहल कंवर, या कई जगह आपको सलह कंवर मिले, सलह कंवर इसका वास्तविक नाम था, ठीक है। और ये सहल या सलह कंवर जो नाम ये थी कहाँ की, ये बूंदी की थी। और बूंदी में कौन सा राजवंश है, हाड़ा, बूंदी में राजवंश कौन सा है, हाड़ा। तो बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी, संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी, बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की ये क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। और इसका विवाह जो है ना, इसका विवाह किसके साथ हुआ, तो इसका विवाह हुआ सलूम्बर में, विवाह किसके साथ हुआ, सलूम्बर के रतन सिंह चूड़ावत से, सलूम्बर के रतन सिंह चूड़ावत से इसका विवाह हुआ। और जिसका नया नया विवाह होता है ना वो महिला क्या कहलाती है, नवोडा, ठीक है। तो नवोडा नई नई दुल्हन थी किसकी, रतन सिंह चूड़ावत की। तो रतन सिंह चूड़ावत का मन नहीं मांग रहा था कि वो युद्ध के लिए जाए नई नई दुल्हन को छोड़कर, ठीक है। तो रतन सिंह चूड़ावत जो ना युद्ध में जाने, इसके समझाने के बाद भाई राजपूतों का कर्तव्य युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, तो युद्ध में जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन याद सताए इसकी याद उसको सताने लग गई, सताने लग गई। तो उसने सेनानी की मांग बोली, मैं पता नहीं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, जीवित लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, तो मुझे आपकी कोई ना कोई निशानी दो। तो निशानी दो ना, तो बाद में इस वीर छत्राणी ने अपनी गर्दन काट कर उसको सौंप दी, ठीक है। तो कविता ना जिसका शीर्षक है चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो छत्राणी, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो छत्राणी। तो ये वीर छत्राणी जिसका नाम सहल कंवर था, सिर काटने के बाद जो ना ये हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, ठीक है। तो और इसके ऊपर मेघराज मुकुल ने कविता लिखी है, कौन सी, सेनानी कविता, ठीक है। रतन सिंह चूड़ावत जो ना, रतन सिंह चूड़ावत से इसका विवाह हुआ, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे मेघराज मुकुल के द्वारा, मेघराज मुकुल ने हाड़ी रानी पर, हाड़ी रानी पर सेनानी कविता लिखी है, सेनानी कविता, ठीक है। ये वह वीर शिरोमणि महिला थी जिसने अपनी गर्दन काटकर सौंप दी थी हाड़ी रानी के। पति रतन सिंह को गर्दन काटकर सौंप दी थी, ठीक है। ये चीजें आप तो अपन तो महल पढ़ रहे हैं, तो महल में ध्यान रखिए हाड़ी रानी का महल है कहाँ पर, सलूम्बर में है। हाड़ी रानी का महल कहाँ है, सलूम्बर में है। और हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या है, तो सहल कंवर, ठीक, कहाँ की, बूंदी की, संग्राम सिंह की पुत्री और सलूम्बर के रावत रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी। ठीक है, आगे चले।
ठीक है, ये भी वीर छत्राणी है। एक वो उमादे थी जो जीवन पर्यंत ही रूठी रही, रूठी रानी थी वो। उमादे रूठी रानी थी, मालदेव की पत्नी थी। और ये गर्दन काटने वाली वीर छत्राणी महिला है। ठीक है, अपनी गर्दन काट के सौंप दी अपने पति रतन सिंह चूड़ावत को। तो हाड़ी रानी है ये सलूम्बर से संबंध है। थी वहां जन्म से, थी कहाँ की, बूंदी की, इसलिए हाड़ा चौहान थे बूंदी में। अब देखिए इसके बाद जो है ना, चित्तौड़गढ़ में जो प्रमुख प्रमुख महल है, तो चित्तौड़गढ़ में बात करें ना, तो चित्तौड़गढ़ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका नाम था रतन सिंह। चित्तौड़ का एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम क्या था, रतन सिंह। तो रतन सिंह का महल यदि आपसे पूछे तो रतन सिंह का महल है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ जो है ना, जिसको राजस्थान का क्या बोलते हैं, गौरव, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का हर्ट हृदय, राजस्थान का हर्ट हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हर्ट हृदय किसे बोलेंगे, अजमेर को। और राजस्थान का गौरव किसको बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ को। तो चित्तौड़गढ़ क्या है, राजस्थान का गौरव है। ठीक है, और रेगिस्तान का गौरव आपसे पूछे तो खेजड़ी वृक्ष है। रेगिस्तान का गौरव कौन सा वृक्ष है, खेजड़ी। और राजस्थान का गौरव कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का राजा कौन है, रतन सिंह। ये रतन सिंह वही राजा है जिसकी सुंदर पत्नी थी पद्मावती। ठीक है, पद्मावती किसकी पत्नी थी, रतन सिंह की थी। ठीक है, वो रतन सिंह चूड़ावत वो सलूम्बर का था। ये मेवाड़ का राजा है। मेवाड़ में कौन सा राजवंश रहा है, तो ध्यान के, मेवाड़ जिसका प्राचीन नाम मेदपाट मिलता है या प्रागवाट मिलता है, मेदपाट मिलता है या प्रागवाट मिलता है। इस क्षेत्र में एक जनपद विकसित हुआ था, सिवी। जनपद कौन सा था, सिवी। तो मेवाड़ में कौन सा राजवंश रहा है, वैसे देखिए तो मेवाड़ में राजवंश रहा है गुहिल। और गुहिल राजवंश की खास बात है, एक ही क्षेत्र विशेष में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला विश्व का एकमात्र राजवंश है। विश्व में एक ही क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है, गुहिल है। और गुहिल राजवंश की कितनी ब्रांच हैं, दो शाखाएं कितनी हैं, दो। इसमें राजा दो है ना, एक तो क्या कहलाए, रावल, एक तो क्या कहलाए, रावल, और एक क्या कहलाए, राणा। ठीक है, एक तो रावल कहलाए, एक क्या कहलाए, राणा। और राणा जो है ना, उनको कहा जाता है सिसोदिया। इनको क्या कहा जाता है, सिसोदिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। तो सिसोदिया वंश है, और ये कौन सा है, रावल है। सिसोदिया जो वंश है ना, सिसोदिया वाला, सिसोदिया, इनका संस्थापक था कौन, हमीर। संस्थापक कौन था, हमीर था। तो यहाँ पे ये जो रावल जो शाखा है ना, रावल शाखा, इस रावल शाखा का लास्ट यदि अंतिम कोई राजा था तो वो कौन था, रतन सिंह। रावल शाखा का खात्मा किस आक्रमणकारी ने कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। रावल शाखा ने शासन कब तक किया है, 1303 ईस्वी में ये शाखा क्या हो गई थी, समाप्त हो गई। किसके आक्रमण की वजह से, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह से। ठीक है, क्योंकि बाद में चित्तौड़ पर किसका साम्राज्य स्थापित हो गया, तो किसका स्थापित हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी कौन है, तो सुल्तान है, तो तुर्कों का शासन। ठीक है, मुस्लिमों का शासन स्थापित हो गया था। तो यहाँ ये रतन सिंह का ये ध्यान रखेंगे, ये मेवाड़ की कौन सी शाखा का अंतिम राजा है, तो मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो ये ध्यान रखेंगे कौन है, रतन सिंह। ठीक है, और उस रतन सिंह का महल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, रतन सिंह के संबंधी थे कौन, गोरा और बादल। गोरा और बादल जो कि चाचा भतीजे थे, चाचा भतीजे। तो गोरा और बादल, ठीक है, जिनका आपसी संबंध था, चाचा भतीजे, जिनका संबंध किससे है, तो पद्मावती। पद्मावती के साथ आए थे गोरा और बादल, गोरा और बादल। तो ये गोरा बादल का जो महल है ना, ये महल भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान रखेंगे, रतन सिंह का महल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। गोरा बादल का महल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, रतन सिंह का महल चित्तौड़गढ़ में, गोरा बादल का महल चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है,
फिर देखिए ये गोरा बादल जो है ना, ये चाचा भतीजे थे, पद्मावती से संबंध था, तो पद्मावती का महल भी है, पद्मावती। पद्मावती या आपको मिलेगा पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मावती या पद्मिनी कहाँ की थी? तो ये थी कहाँ की पद्मावती या पद्मिनी, बताओ कहाँ की थी ये? सिंघल द्वीप की, सिंहल द्वीप, श्रीलंका। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या मिलेगा? सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री कौन थी? पद्मावती, जो अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? मेवाड़ के राजकुमार रतन सिंह से हुआ था। ठीक है, और उसके जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का बखान जो है ना, यहाँ एक तांत्रिक था इसका दरबार में, रतन सिंह के दरबार में तांत्रिक था राघव चेतन, राघव चेतन। और राघव चेतन ने इसको प्राप्त करने की चेष्टा की, उसके लिए मतलब उसने तांत्रिक क्रियाएं करनी प्रारंभ कर दी। रतन सिंह को पता लग गया, तो रतन सिंह ने जो है ना उसको राघव चेतन को तड़ीपार घोषित कर दिया, तड़ीपार घोषित कर दिया, यानी देश निकाला दे दिया, अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकाल दिया। तो वो चला गया अपमानित महसूस करके किसके पास? दिल्ली सुल्तान के पास। और दिल्ली सुल्तान के लिए कहा जाता है भाई अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के सौंदर्य के बारे में किसने बताया? राघव चेतन, राघव चेतन ने। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए किसने उकसाया? राघव चेतन ने। ये बात कहता है मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत, पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, तो जैसे वो मूवी बनी थी ना पद्मावती पर, हाँ हाँ, तो उसमें वो बाद में इसी का रेफरेंस दिया गया था, नहीं वो संजय लीला बंसाली ने मूवी बनाई थी, तो उसके सेट वगैरह तोड़ दिए गए थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके जो संबंध दिखाए गए वो विवादास्पद रहे। तो देखिए ये तीन महल आप ये याद ध्यान रखेंगे, ये तीनों महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभा का महल भी बना हुआ है यहाँ पे, कुंभा का महल भी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक महल जो है ना वो किसका है? तो एक जो है ना मारवाड़ का था, जिसका नाम था राव रणमल, राव रणमल। ठीक है, रणमल के वैसे हवेली हवेली में पढ़ेंगे ये महल में। तो यहाँ तीन तो ये महल ध्यान रखें, और एक यहाँ पे भव्य इमारत जो है ना वह है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ठीक है, ये लिख लिए। तो आगे चलिए, तो देखिए विजय स्तंभ। तो अगली बात करें, देखो विजय स्तंभ, विजय स्तंभ जो है ना, विजय का मतलब हो गया जीत। ठीक है, और स्तंभ जीत की आकृति में बनाई गई जो भवन स्थापत्य है विजय स्तंभ, या इसको बोल सकते हैं विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर। और ये विजय स्तंभ है कहाँ पर? तो ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और इस विजय स्तंभ का निर्माण कौन करता है? तो देखिए इसका निर्माता कौन है? तो निर्माता कौन था? तो ध्यान रखेंगे मेवाड़ महाराणा कुंभा, मेवाड़ महाराणा कुंभा। ठीक है, मेवाड़ महाराणा कुंभा, जो कि कलम और कटार का धनी माना जाता है, कलम और कटार का धनी। ठीक है, कटार मतलब तलवार, वीर शिरोमणि था, कलम मतलब साहित्यकार भी था। कलम और कटार का धनी किसे कहता है? कुंभा को। ठीक है, न केवल एक वीरोचित योद्धा था अपितु एक बहुत अच्छा साहित्यकार भी था कुंभा, तो इसकी कई रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, तो महाराणा कुंभा निर्माता। और निर्माण जो है ना, इसका निर्माण कब से कब तक हुआ? तो इसका जो निर्माण है ना वो 1440 ईस्वी से 1440 ईस्वी से कब तक रहा है? 1448, 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी। ठीक है, और ये जो निर्माण है ना, इस निर्माण का वास्तुकार की यदि बात करें, किसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार को क्या बोल सकते हैं? शिल्पी। शिल्पी कौन था? तो जेता। और जेता के पुत्र जो है ना वो नापा, नापा, पूमा और पुंजा, पूमा और पुंजा। एक पुंजा भील भी है जो कि महाराणा प्रताप की भील सेना का सेना नायक था। महाराणा प्रताप की हरावल पीछे वाली सेना, वो सॉरी चंद्रावल पीछे वाली जो सेना है उसका भील सेनापति कौन था? पुंजा भील। और ये एक पुंजा जो है ना वो स्थापत्यकार भी है। जेता, नापा, पुंजा, पूमा और पुंजा। ठीक है, और ये वास्तुकार या जो शिल्पियों की जो सूची है ना, उस सूची का विवरण किसने दिया है?
एक बार ये पूछा गया कि विजय स्तंभ के वास्तुकार या शिल्पियों की सूची किसने बताई है? तो रतनचंद अग्रवाल ने। ठीक है, तो वास्तुकार या शिल्पियों की सूची जो है ना, वो सूची का उल्लेख कौन करता है? सूचिका के बारे में जानकारी, सूची के बारे में जानकारी कौन देता है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, सूची के बारे में उल्लेख ये करता है रतनचंद अग्रवाल। कौन करता है? RC अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल। ठीक है, ये इसके बारे में। अब ये विजय स्तंभ है, विक्ट्री टावर है, तो किसी न किसी जीत के उपलक्ष्य में ये बनवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण क्यों किया गया, निर्माण क्यों हुआ? तो ये भी ध्यान रखिए, इसका निर्माण कुंभा को ऐसा क्या लगा जो उसने ये स्तंभ बनवाया, निर्माण क्यों? तो इस कुंभा ने एक युद्ध जीता था, कुंभा ने एक युद्ध विजय प्राप्त की थी, और वो युद्ध विजय थी सारंगपुर। कौन सा युद्ध था? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में। किसको हराया था? मालवा को। मालवा के किस राजा को परास्त किया था बताओ? महमूद खिलजी को। ठीक है, तो ध्यान के निर्माण क्यों? तो 1437 ईस्वी, 1437 ईस्वी के सारंगपुर, ठीक है, सारंगपुर युद्ध, या यूं बोलेंगे मालवा युद्ध विजय, सारंगपुर युद्ध विजय या मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है भाई, विक्ट्री टावर है ना, इसलिए ये किस जीत के खुशी में बनाया गया है? सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और हराया किसको था? तो मालवा के महमूद खिलजी को, मालवा के महमूद खिलजी को परास्त कर, महमूद खिलजी को हराकर, खिलजी को परास्त कर ये विक्ट्री टावर बनाया। ठीक है, ये कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। ठीक है, एक बार आप ये लिखें, विजय स्तंभ विक्ट्री टावर है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनाया? कुंभा ने। कब बना? 1440 से 1448 में। किसने वास्तुकार ने इसकी रचना की है? जेता, नापा, पुमा और पुंजा। ठीक है, और किस इसकी सूचियों के बारे में जानकारी कौन देता है? रतनचंद अग्रवाल। और क्यों बनाया था? 1437 की सारंगपुर युद्ध विजय या मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसको हराकर? महमूद खिलजी को। ठीक है, महमूद खिलजी 2 रहेंगे, एक और रहेगा बाद में जिसको सांगा परास्त करेगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ वही है ये विजय स्तंभ। ये हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों का अजायब घर या विश्व कोश, भारत में स्थापत्य कला निर्माण कला का विश्व कोश इसको बताया गया, अभी इसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर है, विक्ट्री टावर है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। किस राजा ने बनाया? कुंभा ने बनाया। ठीक है, कब बना? 1440 से 1448 में। और वास्तुकार शिल्पी जेता, नापा, पुमा, पुंजा। वैसे कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन है? ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका नहीं था, लेकिन कुंभा का प्रधान शिल्पी की यदि बात करेंगे ना कि इसका प्रधान शिल्पी कौन था, कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था जिसने रूप मंडन, वास्तु मंडन, देवता मूर्ति प्रकरण ये लिखे हैं? मंडन। कौन था प्रधान शिल्पी? मंडन। लेकिन मंडन ने ये तो ये नहीं बनवाया। मंडन ने कौन सा दुर्ग बनाया था? कुंभलगढ़। ठीक है, मंडन ने कौन सा दुर्ग बनाया है? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है ना शिल्पी कौन रहा है? तो उसका शिल्पी रहा है मंडन। ठीक है, यहाँ कौन है? जेता, नापा, पुमा और पुंजा है। और इनके बारे में कौन जानकारी देता है? रतनचंद अग्रवाल। ठीक है, और किस युद्ध विजय में? सारंगपुर युद्ध विजय, जीत की खुशी में। अब देखिए, ये जो
विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ की यदि बात करें तो ये विजय स्तंभ कुल कितने मंजिल वाला है? विजय स्तंभ कुल कितने मंजिल वाला है? तो ये 9 मंजिली इमारत है। विजय स्तंभ कितने मंजिल का है? 9 मंजिली इमारत है। ठीक है, तो 9 मंजिल का है ये। नौ मंजिल का है ना, तो इसकी कौन सी मंजिल है जिसके ऊपर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है? किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है? कौन सी मंजिल है जो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ध्वस्त हो गई और बाद में पुनर्निर्माण करना पड़ा? ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे, 9वीं जो मंजिल है ना ऊपर ऊपर वाली, उसको विष्णु की प्रतिमा उसमें लगी हुई है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज गढ़ कहा जाता है। भाई ऊपर ऊपर ध्वज होता है, तो ऊपरी ऊपरी मंजिल जो है ना विष्णु को समर्पित होने से इसको विष्णु ध्वज गढ़ किसने कहा है? डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने इसको क्या कहा है? विष्णु ध्वज गढ़ कहा है। ठीक है, और अब देखिए ये जो है ना विजय स्तंभ, एक तो ध्यान रखेंगे 9 मंजिला है, ये कितने मंजिल का है? 9 मंजिला इमारत है। दूसरी चीज ये ध्यान रखें, ये कितना ऊंचा है? ऊंचाई की यदि बात करें कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है ना वो या तो आपको मिलेगी कितनी, 120 फीट, या आपको कितनी मिलेगी, 122 फीट। 120 से 122 फीट तक इसकी क्या है? ऊंचाई है। और इसमें सीढ़ियों की यदि बात की जाए कि इसके अंदर जो है ना पहले लिफ्ट मतलब सीढ़ियां लगी हुई थी जिसमें प्रवेश के ऊपर चढ़ा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में रोक लगा रखी है। सीढ़ियों की अगर बात करें तो इसमें कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। ठीक है, और समर्पण की यदि बात करी जाए कि ये जो इमारत है वो किसको समर्पित है, तो समर्पित में ये ध्यान की समर्पित जो है ना ये किसको है? विष्णु को। विष्णु को समर्पित इमारत है, विष्णु भगवान को समर्पित है, क्योंकि इसके ऊपरी ऊपरी जो भाग है ना उस पे विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, तो ये तीसरी जो मंजिल है ना, थर्ड मंजिल, इस थर्ड मंजिल पर, इस मंजिल पर क्या लिखा है? 9 बार अल्लाह। मंजिल पर 9 बार क्या लिखा है? अल्लाह है। 9 बार अल्लाह है लिखा है। कौन सी मंजिल पे? तीसरी मंजिल पे। ठीक है, ये 9वीं मंजिल जो है ना इस पे ये ध्यान रखेंगे ये किस वजह से नष्ट हो गई थी, क्षतिग्रस्त हुई? आकाशीय बिजली से। आकाशीय बिजली से ये क्या रही हुई है? क्षतिग्रस्त हुई है, क्षतिग्रस्त। और क्षतिग्रस्त होने पर इसकी मरम्मत का कार्य किसने करवाया है? मरम्मत की यदि बात करें तो मरम्मत करवाया किसने? तो मरम्मत करवाया था किस राजा ने? तो इसका स्वरूप सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो मरम्मत का कार्य किस राजा ने करवाया? स्वरूप सिंह ने, स्वरूप सिंह के द्वारा। ठीक है, और ये जो है ना इसमें ऊपरी ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपरी ऊपर का जो भाग है, ऊपर वाला भाग, ठीक है, उसमें भाग में विष्णु की प्रतिमा, विष्णु प्रतिमा, और विष्णु के प्रतिमा होने से जो है ना, विष्णु प्रतिमा होने से इसको क्या कहा गया है? विष्णु ध्वज गढ़, विष्णु ध्वज गढ़। और विष्णु ध्वज गढ़ जो है ना वो किसने इसको कहा है? बताओ, विष्णु ध्वज गढ़ इसको किसने कहा है? उपेंद्र नाथ डे ने। विष्णु के प्रतिमा होने से इसको क्या बोलेंगे? विष्णु ध्वज गढ़, विष्णु ध्वज गढ़। अलग अलग जो है ना इसके नाम की अगर बात करें तो विष्णु ध्वज गढ़ किसने कहा है? तो ये कहा है उपेंद्र नाथ डे, उपेंद्र नाथ डे ने इसको क्या कहा है? विष्णु ध्वज गढ़। ठीक है, ये जो इमारत है ये मूर्ति कला का क्या है? विश्वकोश या अजायब घर। मूर्ति कला का क्या बोलते हैं इसको? विश्वकोश। ठीक है, मूर्ति कला का क्या बोलेंगे? विश्वकोश या अजायब घर। मूर्ति कला का अजायब घर, अजायब घर, या इसको क्या बोलेंगे? विश्वकोश। और ये बात कौन कहता है इसको, इसके बारे में? तो ये भी ध्यान रखेंगे ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर गोटज, डॉक्टर गोटज, या आपको कहीं ये शब्द मिल सकता है गरजट।
इसने इसको क्या बताया, मूर्ति कला का विश्वकोश या अजायब घर, क्योंकि इसके बाहरी परिवेश पर जो है ना अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का चित्रण किया गया है, इसलिए ये मूर्ति कला का क्या है, विश्वकोश या अजायब घर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसका एक नाम क्या है, इसको तुलना जो है ना, तुलना रोम टार्जन से की गई है। रोम टार्जन से तुलना किसने की है, फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन जो है ना इतिहासकार, तो ये भी ध्यान के फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने रोम टार्जन से अच्छा बताया है। रोम किसकी राजधानी है, इटली की है ना। रोम टार्जन से तुलना की है, तुलना या उससे अच्छा बताया है। और बात करें किसके, जेम्स टॉड की, जेम्स टॉड, टॉड की यदि बात करें ना, तो जेम्स टॉड जो है ना इसको किससे अच्छा बताता है, तो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। टॉड ने क्या कहा है, टॉड ने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पर है, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। और कुतुब मीनार से कितने मंजिल की है कुतुब मीनार, 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, और कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कौन बताता है, जेम्स टॉड। रोम टार्जन से तुलना कौन करता है, फर्ग्यूसन। ठीक है, मूर्ति कला का अजायब घर या विश्वकोश किसने कहा है, डॉक्टर गोटाजिया जोना गर्जट ने। और विष्णु ध्वज गढ़ किसने कहा है, उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। ठीक है, तो लिखो ये बातें। एक और ध्यान के, गोपीनाथ शर्मा जो है ना इतिहासकार, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा इसे जो है ना क्या कहता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। गोपीनाथ शर्मा जो है ना इसको लोक जीवन का रंगमंच बताया है, लोक जीवन का रंगमंच बताता है, लोक जीवन का रंगमंच, रंगमंच बताता है, रंगमंच कहा है। ठीक है, लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा है, तो ये कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा ने इसको लोक जीवन का रंगमंच कहा है। प्रयाग प्रशस्ति है, प्राचीन प्रशस्तियों में आती है, और इसके ऊपर भी प्रशस्ति लिखी हुई है। विजय स्तंभ पर जो प्रशस्ति लिखी गई है जिसको क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ पर जो प्रशस्ति लिखी गई है कुंभा के द्वारा जिसकी रचना करवाई गई है, जिसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके जो ऊपरी ऊपर वाले भाग है 9वीं मंजिल, उसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। और उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ना उसके रचनाकार के बारे में पूछा जाता है, उसके रचनाकार कौन था, तो कवि अत्रि ने लिखना प्रारंभ किया। पूर्ण कौन करता है, उसका पुत्र महेश। ठीक है, तो वो भी इससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो है ना एक चीज आप ये ध्यान रखें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कीर्ति स्तंभ
प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये जो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है ना, इस प्रशस्ति की यदि बात करें तो इसकी रचना जो है ना, रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई 1460 ईस्वी में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कब हुई? 1460 ईस्वी में। और किस राजा ने ये लिखवाया था? तो कुंभा ने। रचना किसने करवाई? रचना करवाई किसने है? तो ये ध्यान रखिए, रचना करवाई कुंभा ने। रचना किसने करवाई है? कुंभा ने, ठीक है। और प्रशस्ति यानी किसी राजा के विरोचित कार्यों का बखान होता है। और इसका रचनाकार कौन होगा? किसने इसकी रचना की है? तो रचनाकार ध्यान रखेंगे कवि अत्रि। रचनाकार कौन है? कवि अत्रि, ठीक है। कवि अत्रि। एक बार वनपाल में अभी लिखा हुआ आ गया तो टाइपिंग एरर। कवि अत्रि। और पूर्ण की यदि बात करें कि इसको पूर्ण किसने किया, तो इसको पूर्ण किया अत्रि का एक पुत्र जिसका नाम था महेश, ठीक है। पूर्ण अत्रि के पुत्र महेश के द्वारा, ठीक है। और इसकी आपको भाषा यदि पूछ ले कि किस भाषा में लिखी गई है ये, तो बताओ कौन सी भाषा में है? तो ये ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा है? संस्कृत में। किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, इस प्रशस्ति में एक राजा के लिए कहा गया है। और किस राजा के लिए कहा गया है? विषमघाटी पंचानन। विषमघाटी पंचानन किस राजा को बताया गया है? हमीर को। सिसोदिया वंश के संस्थापक हमीर को जो है ना क्या बताया गया है? विषमघाटी पंचानन, या विपरीत परिस्थितियों में सिंह के सदृश। तो ध्यान रखेंगे इसमें ये जो प्रशस्ति है ना उसकी बात हो रही है। इसमें मेवाड़ के सिसोदिया वंश संस्थापक, मेवाड़ सिसोदिया वंश के संस्थापक दिख रहा है कि पीछे? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के संस्थापक हमीर को क्या कहा है? विषमघाटी पंचानन, या यूं कहें कि विपरीत परिस्थितियों में सिंह के सदृश साहस वाला राजा कौन था? हमीर, ठीक है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? हमीर को। वीर राजा किसे कहा गया है? हमीर को। और सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है? हमीर। जय सिंह सूरी हमीर मदमर्दन इसके बारे में लिखता है। ये बातें तो ये हो गई। इनके अतिरिक्त भी कुछ चीजें और हैं। जैसे बात करें ये जो कीर्ति, ये विजय स्तंभ जो है ना, राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ वो कौन सी थी? विजय स्तंभ, ठीक है। और इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो ये ध्यान रखेंगे ये राजस्थान की क्या है? प्रथम इमारत। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट कौन जारी करता है? केंद्र सरकार ना। डाक टिकट जारी हुआ, ये कब हुआ था जारी? डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये भी ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1949 में। 15 अगस्त 1949 में डाक टिकट जारी कब हुआ? 15 अगस्त 1949 में। और कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1 रुपये का, ठीक है। कितने रुपए का हुआ था? 1 रुपये का। कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 में, ठीक है। और एक प्रश्न इसका कई बार ये पूछा गया है कि राजस्थान के लोगो जो है ना, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो और राजस्थान पुलिस का लोगो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो और राजस्थान पुलिस का लोगो में प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया है? विजय स्तंभ, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। राजस्थान पुलिस, ठीक है। राजस्थान पुलिस व मासिबो यानी माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड, ठीक है। मासिबो मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगो में चित्र, लोगो में किसका चित्र है? तो चित्र किसका बना हुआ है? विजय स्तंभ का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगो में चित्र किसका है? विजय स्तंभ का। और राजस्थान पुलिस की जो फीत होती है उसमें भी किसका चित्र है? तो वो भी किसका चित्र है होता है? विजय स्तंभ का। ठीक है। तो देखिए अपनी बात हुई भाई कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का। किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है? तीसरी मंजिल पे। कौन सी मंजिल आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई? 9वीं। और पुनर्निर्माण किस राजा ने कराया? स्वरूप सिंह ने करवाया। मरम्मत कार्य किसने करवाई? स्वरूप सिंह ने करवाई, ठीक है। और इसमें कुल मंजिल तो कितनी हो गई? 9, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 120 से 122 फीट, 120 से 122 फीट। सीढ़ी कितनी है? 157 सीढ़ी है। और ऊपर वाला भाग किस देवता की मूर्ति है? विष्णु की, विष्णु को। तो विष्णु को समर्पित है। तो विष्णु ध्वजगढ़, विष्णु ध्वजगढ़ कौन कहता है? उपेंद्र नाथ डे, उपेंद्र नाथ डे विष्णु ध्वजगढ़ कहता है। और मूर्ति कला का विश्व कोषीय अजायब घर, मूर्ति कला का विश्व कोषीय अजायब घर किसने कहा है? डॉक्टर गोटज, डॉक्टर गोटज या गर्जट ने। और रोम टार्जन से तुलना कौन करता है? फर्ग्यूसन, रोम टार्जन से तुलना फर्ग्यूसन ने। और जेम्स टॉड जो ना, जेम्स टॉड ने इसको क्या कहा है? तो जेम्स टॉड ने इसको क्या, किससे तुलना की गई है? जेम्स टॉड ने तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। और गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है ना, इसने क्या बताया? लोक जीवन का रंगमंच, लोक जीवन का रंगमंच कहा है, ठीक है। फिर देखिए इसमें अपनी बात हुई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ना, उसकी रचना कब हुई थी? 1460 में, 1460 में। 1460 के समय राजा, किस राजा के विरोचित कार्यों का बखान है? कुंभा, कुंभा। और रचना किसने की? कवियत्री ने, कवियत्री ने इसकी रचना की। और पूर्ण किसने किया? महेश ने, अत्रि के पुत्र महेश ने इसको पूर्ण किया है। और भाषा क्या रहेगी? संस्कृत, ठीक है। किस राजा की प्रशंसा की है? अमीर की, किस राजा की प्रशंसा की है? अमीर। अमीर सिसोदिया वंश का क्या था? संस्थापक, जिसको क्या बताया है? विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। ये विपरीत परिस्थितियों में सिंह के सदृश किसे कहा गया है? तो अमीर को कहा गया है, ठीक है। और राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ कौन सी थी? तो विजय स्तंभ है। और कब जारी हुआ? 15 अगस्त 1949 को। कितने रुपए का? 1 रुपए का। और राजस्थान पुलिस का जो लोगो है, प्रतीक है, उसमें भी किसको बनाया गया है? विजय स्तंभ को। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक में किसको अपनाया गया है? विजय स्तंभ। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी? विजय स्तंभ। अब देखिए एक, इसको कई बार विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। विजय स्तंभ को क्या बोलते हैं? कीर्ति। कीर्ति का मतलब क्या हो गया भाई? जीत, जीत को ही तो बोलेंगे, जीत का प्रयवती है कीर्ति। तो कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इस पे लगी हुई है। और एक देखो, एक है अलग से इमारत जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। वो कितने मंजिल का था? 9 का। कितने मंजिल का था? 9 मंजिला था। और ये जैन कीर्ति स्तंभ जो है ना, ये कितने मंजिल की इमारत है? 7 मंजिल की। जैन कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल की इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। और ये भी कहाँ पर है? जैन कीर्ति स्तंभ, तो ये भी है चित्तौड़गढ़ में। जैन कीर्ति स्तंभ भी किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। जहाँ सबसे ज्यादा काला सोना, काला सोना बोलते हैं ना अफीम को, सबसे ज्यादा अफीम कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ में जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। और जैन कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है ना, निर्माण, इसके निर्माण की यदि बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका उससे भी पहले हुआ है। और आज जैसे अभी अपनी बात हो गई भाई चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है 1440 से लेके 1448 में बना, 1440 से 1448 में बना। तो शताब्दी कौन सी है? किस शताब्दी में विजय स्तंभ बना? बताओ किस शताब्दी में निर्माण हुआ विजय स्तंभ का? 15वीं में। किसमें हुआ?
15वीं में, ये 13वीं का है। ये किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी, वो सॉरी 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, 1301 के लगभग। ठीक है, तो इसका निर्माण जो ना, वो निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? 14वीं शताब्दी में। निर्माण कब हुआ है? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, और इसका निर्माण जो ना, वो निर्माण किसने करवाया है? किसने करवाया है? जिजाक ने। निर्माण किसने करवाया है? जिजाक, बघेरवाल जिजाक ने। तो इसका निर्माण करवाया बघेरवाल, बघेरवाल जिजाक के द्वारा। किसने निर्माण करवाया? जिजाक या जीजा मिलेगा। ठीक है, और ये जो ना, ये किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? यदि इसकी अगर बात की जाए कि ये किसको समर्पित है, तो ये जैन धर्म को, ऊपर लिखा है ना जैन, तो समर्पित किसको है? जैन धर्म। जैन धर्म में जो गुरु रहे हैं, जो मुनि रहे हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। जैनाचार्य को क्या कहा गया है? तीर्थंकर। कुल संख्या कितनी रही? 24। संख्या कितनी है? 24। तो ये पहला ही पहला जो तीर्थंकर था ना, आदिनाथ। पहला ही पहला कौन है? आदिनाथ। और आदिनाथ को क्या बोलते हैं? ऋषभदेव। आदिनाथ को क्या बोलते हैं? ऋषभदेव। तो ये किसको समर्पित है? आदिनाथ या ऋषभदेव को। ठीक है, समर्पित की अगर बात करेंगे तो किसको है? आदिनाथ या ऋषभदेव को। आदिनाथ या किसको समर्पित है? ऋषभदेव। और आदिनाथ या ऋषभदेव जो है ना, ये जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये कौन है? प्रथम जैन तीर्थंकर। प्रथम जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर व जैन धर्म के संस्थापक। वास्तविक संस्थापक यदि आपसे पूछे तो महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, जो 24वां था। ये कौन है? प्रथम है, संस्थापक है। ठीक है, और ये जैन कीर्ति स्तंभ जो है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये 7 मंजिला है। कितने मंजिल का हो गया? 7 मंजिला है। ठीक है, और ऊंचाई की यदि बात करें तो 7 5 75, 7 5 75 फीट ऊंचा। ठीक है, ऊंचाई ये इसकी हो गई, 75 फीट ऊंचा है। 7 मंजिला है और 75 फीट ऊंचा है। ये ऋषभदेव को समर्पित है। वो 9 मंजिला था और 120 से 122 फीट ऊंचा था। दोनों में लगभग 1 किलोमीटर का अंतराल है। ठीक है, कौन सी इमारत है जो जैन धर्म की कीर्ति का बखान करती है? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, और हिंदू देवी देवताओं की कीर्ति को समर्पित विजय स्तंभ। विजय स्तंभ यानी उनकी मूर्तियां लगाई गई है। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी है। मूर्ति कला का विश्व कोश या अजायब घर किसने कहा? गरजट ने कहा था। अब देखिए, ये 2 तो चित्तौड़गढ़ में, मतलब 3 तो महलों की बात होगी। रतन सिंह का महल है, गौरा बादल का महल है, पद्मावती का महल है, विजय स्तंभ है और जैन कीर्ति स्तंभ। इसके अलावा देखो मतलब एक महल बना हुआ है, एक मतलब विजय स्तंभ भी बना है, बाद में बना 2012 में, दिव्येर। दिव्येर विजय स्तंभ। राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, और उन्होंने 2012 में उसको समर्पित किया राष्ट्र को। तो देखिए, एक है दिव्येर विजय स्मारक, दिव्येर स्मारक, दिव्येर स्मारक। अब देखो, दिव्येर के युद्ध के बारे में यदि आपने पढ़ रखा है, दिव्येर के युद्ध के बारे में पढ़ रखा है, तो आपको ये भी पता होगा कि किसने किसको हराया था, कब युद्ध लड़ा गया। और दिव्येर स्थान है कहां पर? दिव्येर स्थान है राजस्थान के राजसमंद में। राजस्थान के राजसमंद में कौन सा स्थान है? दिव्येर स्थान है। और दिव्येर स्मारक जो है ना, ये राष्ट्र को समर्पित कब हुआ है? तो राष्ट्र को समर्पित हुआ है 2012 में। राष्ट्र को समर्पित कब हुआ है? 2012 में।
12 में। और किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया? प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल, महिला राष्ट्रपति। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बताओ। यही थी, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी, बाद में राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ना, ये दिव्येर के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। दिव्येर जो है ना, दिव्येर के युद्ध की यदि बात करें ना, दिव्येर का युद्ध, दिव्येर का युद्ध, ये युद्ध कब लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया था अक्टूबर में। कब लड़ा गया था? अक्टूबर के महीने में। और तारीख मतलब 1582 में, अक्टूबर 1582 में। ठीक है, दिव्येर का जो युद्ध है, इस युद्ध में किस किस के बीच ये युद्ध हुआ? तो एक तरफ तो महाराणा प्रताप, एक तरफ तो कौन है? प्रताप की सेना, मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ जो है ना अकबर की सेनापति, अकबर का सेनापति, उसका चाचा था सुल्तान खां, अकबर का काका दिव्येर का किलेदार, दिव्येर का किलेदार कौन था? अकबर का काका सुल्तान खां। ठीक है, तो दूसरी तरफ कौन है? तो ये ध्यान रखेंगे, अकबर, अकबर का काका नाम था सुल्तान खां, सुल्तान खां। ठीक है, ये दिव्येर का किलेदार था, दिव्येर का किलेदार था। और अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र, अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र। ठीक है भाई, वीरों के तो वीर ही होते हैं। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने एक सेनापति जो अकबर का खूंखार सेनापति था, और उसके तलवार के एक ही झटके से उसके 2 फाड़ कर दिए थे, घोड़े से चीर दिया था। कौन था? महाराणा प्रताप। हाँ ना ना, अकबर के एक सेनापति को चीर दिया था महाराणा प्रताप ने। खूंखार था वो, लगभग 7 फीट 8 इंच ऊंचा था, दानवा आकृति में दिखता था, घोड़े से भी भारी दिखता था, जिस पर अकबर को नाज था। और अकबर के लिए उसने जितने भी युद्ध लड़े सब में जीता, केवल उसमें मारा गया एक ही में। बताओ फिर, मैं इंतजार कर रहा हूं। यहाँ जो है ना, यहाँ तो ये ध्यान रखेंगे, ये सुल्तान का है ना, सुल्तान का, इसका स्टेच्यू बना दिया था अमर सिंह ने। अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले से इतना तेज प्रहार ना, हकीम का तो महाराणा प्रताप का ही सेनापति था। सुल्तान खां जो है ना, इस सुल्तान खां का इस युद्ध में स्टेच्यू बन गया था। स्टेच्यू, स्टेच्यू जानते हो ना भाई, जैसा है वैसा का वैसा ठहर गया। जैसे बच्चे खेलते हैं स्टेच्यू स्टेच्यू बोलते हैं, ऐसे कैसे रह जाते हैं। सुल्तान खां जो है ना, सुल्तान खां के शरीर में घोड़े से भाला घोंप दिया अमर सिंह ने, तो उसका बूत बन गया, वहीं की वहीं खड़ा हो गया, घोड़ा आगे किसी की नहीं पाया क्योंकि जमीन में धस गया भाला चीरता हुआ। तो यहाँ पे सुल्तान खां का जो है ना, सुल्तान खां का स्टेच्यू जो है ना, स्टेच्यू किसने बना दिया था? स्टेच्यू बनाया था अमर सिंह ने। स्टेच्यू कौन बनाता है? अमर सिंह। अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था, अमर सिंह के द्वारा घोड़े सहित जो है ना, घोड़े सहित, हाँ वो था, घोड़े सहित चीर दिया। ठीक है, और ये जो युद्ध है ना, दिव्येर का युद्ध, इस युद्ध को क्या बोलते हैं? टॉड ने इस युद्ध को क्या कहा है? जेम्स टॉड ने दिव्येर के युद्ध को क्या कहा है? तो एक तो ध्यान रखेंगे, ये महाराणा प्रताप का गौरव, ये युद्ध क्या कहलाता है? महाराणा प्रताप का गौरव, प्रताप का गौरव। और दूसरा जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो इससे बोलते हैं मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, मैराथन। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? दिव्येर के युद्ध को। दिव्येर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? जेम्स टॉड ने।
महाराणा प्रताप का गौरव किसने बताया है? जेम्स टॉड ने। ठीक है, यहाँ से महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीतना प्रारंभ कर दिया। महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीतना प्रारंभ किस युद्ध से किया था? दिव्येर के युद्ध से किया था। तो ये दिव्येर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का मैराथन है, और महाराणा प्रताप का क्या कहलाता है? गौरव। ठीक है, लिख लो। अब देखिए, इसके बाद है डीग के महल। डीग के महल। डीग जो है ना, डीग है कहां पर? डीग, हाँ डीग के महल। जिला भी बन गया क्या? डीग को भी तो जिला घोषित किया ना भाई। अब भरतपुर में थोड़ी बताओगे, अब तो बोले डीग भी जिला है। डीग भी जिला है, नया जिला भी यार, पहले के हिसाब से देखे तो भरतपुर में। ठीक है, तो वर्तमान देखे ना, तो वर्तमान में तो नया जिला, वर्तमान स्थिति देखेंगे तो क्या हो गया? नया जिला बन गया। ठीक है, और पुरानी स्थिति देखेंगे ना, तो ये किस में आ रहा है? भरतपुर में। पुराना यदि देखेंगे तो किस जिले में आ गया? भरतपुर में है। और भरतपुर में कौन सा राजवंश है? भरतपुर में कौन सा राजवंश था? जाट। भरतपुर में राजवंश कौन सा है? जाट। और भरतपुर के जाट राजवंश का वीर शिरोमणि राजा सूरजमल। भरतपुर के जाट व राजवंश का वीर शिरोमणि राजा कौन है? सूरजमल, जिसे जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का गौरव, जाटों का गौरव कौन है? सूरजमल। और सूरजमल जो है ना, ये भरतपुर का था, तो ये भरतपुर में डीग के महल है। डीग भरतपुर की पहली राजधानी भी बनी थी। डीग जागीर में दी गई थी बदन सिंह को। डीग जयपुर के राजा ने, जयपुर के राजा ने किसको जागीर में दी थी? बदन सिंह को। तो बदन सिंह ने जागीर, डीग की जागीर मिलते ही यहाँ पे महल बनाना प्रारंभ कर दिया। तो डीग में सर महलों का सर्वप्रथम निर्माण करने वाला कौन है? बदन सिंह। डीग के महलों का निर्माण शुरू करने वाला कौन है? बदन सिंह। और डीग में जल महलों का निर्माण किस राजा ने करवाया? सूरजमल ने। डीग में महलों का निर्माण प्रारंभ करने वाला कौन है? बदन सिंह। और डीग में जल महलों का निर्माण किस राजा ने करवाया है? सूरजमल ने। ठीक है, तो डीग के महल। ठीक है, इसमें ध्यान की निर्माण शुरू, निर्माण शुरू, शुरू की यदि बात करेंगे तो शुरू कौन करेगा? बदन सिंह। और बदन सिंह जो है ना, इनको एक उपाधि भी थी, और उपाधि जो है ना, उपाधि इनकी उपाधि है ब्रजराज। किस भरतपुर के राजा को ब्रजराज कहा गया है? तो ये बदन सिंह था। ठीक है, और डीग के जल महल की अगर बात करेंगे ना, डीग जल महल किसने बनवाए हैं? तो डीग जल महल सूरजमल के द्वारा, सूरजमल द्वारा, सूरजमल द्वारा। और सूरजमल का आप ध्यान रखेंगे विशेषता, ये जाटों का क्या कहलाता है? प्लेटो, जाटों का प्लेटो। ठीक है, या क्या बोलेंगे? अफलातून, अफलातून। ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे? जाटों का गौरव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए जाना जाता है, सूरजमल के लिए।